नमस्कार मित्रों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट के पहले वीडियो के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर मैं आपके साथ मुखातिब हूँ एम आर चौधरी, और आप देख रहे हैं उत्थान ऑनलाइन एजुकेशन। शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र। देखिएगा, पहला प्रश्न है यौगिक तथा उनका वर्गीकरण विषय को लेकर पहला सवाल है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या पढ़ा जाता है। नंबर एक, कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा विकल्प, कार्बन के समान गुणों तथा समान संरचनाओं वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन, केवल जंतु जगत में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और डी ऑप्शन है, केवल वनस्पतियों में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मित्रों ध्यान दीजिए, कौन सा ठीक है। कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही। आप भी सोचें और साथ साथ समझते रहें। ये लीजिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं ए, केवल पेड़ पौधों में, बी, केवल जंतुओं में, सी, पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों में, खनिजों तथा वायुमंडल में, डी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अंदाज लगाइए। पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जो ब्राजीली इसका जैव शक्ति का सिद्धांत है वो यही कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, 17वीं शताब्दी में ये प्रक्रम ज्ञात नहीं था। इनमें से कौन सा प्रक्रम है वो 17वीं शताब्दी में ज्ञात नहीं था, बाद में खोजा गया। डाइंग रंगना, वाइन का शोरिंग, शोरिंग ऑफ वाइन्स, कार्बनिक संश्लेषण, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और किण्वन। सही उत्तर दीजिए मित्रों, क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है कार्बनिक संश्लेषण 17वीं शताब्दी के बाद खोजा गया, उससे पहले ज्ञात नहीं था। ये लीजिए अगला सरल सवाल। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। निकोलस लेमरी, लेवोजियर, लेवोशिए, वॉलर, बर्जिलियस। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है ऑप्शन बी, लेवोशी। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जब लिमरी ने सन 1675 में पदार्थों का वर्गीकरण किया था तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अज्ञात था। गन्ने की शक्कर, मदिरा, पेनिसिलिन, लोहा। गन्ने की शक्कर ज्ञात थी, मदिरा ज्ञात था, लोहा ज्ञात था, कौन सा अज्ञात था। समझ गए होंगे, पेनिसिलिन। कौन सा था, पेनिसिलिन। ये रहा आपका अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है, जिलेटिन किस स्रोत से प्राप्त होता है। जंतु पदार्थ, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है जिलेटिन जिससे प्राप्त होता है, जिलेटिन जंतुओं से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ये रहा आपके साथ अगला प्रश्न। कार्बनिक रसायन को रसायन की एक अलग शाखा मानने का प्रमुख कारण है। हमने चर्चा की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ब्रांच क्यों बनाई गई है। ए, कार्बन के यौगिकों की रचना के नियम अन्य तत्वों के यौगिकों की रचना के नियमों से भिन्न है। बी, कार्बन के यौगिक के बल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। सी, कार्बन एक अधात्वीय नॉन मेटालिक एलिमेंट अधात्वीय तत्व है। और डी, कार्बन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। कार्बनिक रसायन की अलग शाखा मानने के पीछे जो कारण है वो है ये वाला, कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक है। ऑप्शन डी सही कीजिए। आठवां प्रश्न ये रहा, खोज जो जैव शक्ति सिद्धांत के पतन का कारण बनी। किस की खोज के बाद जैव शक्ति के सिद्धांत का पतन हो गया। स्थान समावयवता, इंडिगो नील का संश्लेषण, वॉलर द्वारा अमोनियम साइनाइड से यूरिया का निर्माण किया गया प्रयोगशाला में 1828 में, या शक्कर का किण्वन। जान गए होंगे सही ऑप्शन, आप इसे लॉक कीजिए सी। लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तत्व के यौगिकों की संख्या अधिकतम है। आयरन डी, ऑक्सीजन सी, नाइट्रोजन बी, और कार्बन ए। तो अभी हमने चर्चा की थी कार्बनिक रसायन ही इस वजह से है क्योंकि कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न 10वां आपके स्क्रीन पर। प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम। वॉलर, लेवोशिए, लिबिंग, कैकुले। अब यहां ध्यान ये देना है कि प्रथम वैज्ञानिक कौन था, प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो आप बताएं, सुझाएं मुझे कि क्या उत्तर है। और वो वैज्ञानिक आपके वॉलर।
इसको लॉक करें। यूरिया का निर्माण 1828 में वॉलर द्वारा कर लिया गया था, अमोनिया पोटेशियम साइनेट द्वारा या साइनिक अम्ल द्वारा, और उसके बाद जैव शक्ति का सिद्धांत असफल सिद्ध हो गया, गलत साबित कर दिया गया। वो वॉलर थे, वो यूरिया थी। ये रहा अगला प्रश्न। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? प्रयोगशाला में वॉलर द्वारा यूरिया का सबसे पहले निर्माण किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो गया ए। ध्यान दें, मेथेन भी बनाई गई, एसिटिक अम्ल भी बनाया गया, लेकिन सबसे पहले किसे बनाया गया? यूरिया को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका क्या कारण है? ये अच्छा प्रश्न है। कार्बनिक अधातु है? नहीं। कार्बन के यौगिकों के गलनांक कम होते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन ये कारण नहीं है। कार्बन के यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर इसका सही ये नहीं है। उत्तर होगा जो अंत में बच गया, डी, कार्बन में श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक है। हमने कहा था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है, और श्रृंखलन का गुण आवर्त के 118 तत्वों में से सर्वाधिक किसमें है? कार्बन में। इसलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है। इसको आप लॉक कीजिए, सेव कीजिए। अगला प्रश्न। कार्बनिक यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सभी कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं, कार्बन कार्बन बंध अन्य तत्वों के परमाणुओं के मध्य बने एकल बंधों से अधिक प्रबल होते हैं, कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, सावचेत होना है, एक असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो कार्बन कार्बन बंध अन्य तत्वों के परमाणु के मध्य बने एकल बंधों से अधिक प्रबल होते हैं, ये वाला असत्य है। बाकी सभी कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। हाँ, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं, कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, ठीक बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा गुण कार्बन का लाक्षणिक गुण नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सेव करना है, शेयर करना है, लॉक भी करना है। श्रृंखलन, बहुबंध बनाना, बंध बनाने के लिए डी कक्षक की उपलब्धता, और समूह में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ इस बात पर गौर करना है कौन सा गुण नहीं है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, इसलिए ये वाला करेक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं, कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, बाकी सब सही है। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जब अमोनियम साइनेट को गर्म रख करते हैं तो निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होता है। अभी हमने कहा था वॉलर, और क्या प्राप्त होता है? वॉलर का नाम आते यूरिया, और प्राप्त होती है यूरिया जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है तब। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण उसके तत्वों से हुआ? अब आप यहाँ गड़बड़ कर देख सकते हैं, तत्वों से हुआ प्रथम कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। तो यूरिया का निर्माण उसके तत्वों से नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। आप यूरिया ऑप्शन को सही कर सकते थे, मैंने इसको पहले गलत करवा दिया, ये गलत है। उसके बाद प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, इस शब्द को थोड़ा यदि आप गौर से देखेंगे तो यूरिया के बाद एसिटिक अम्ल का निर्माण किया गया था। किसने निर्माण किया? एसिटिक अम्ल का निर्माण किसने किया, ये आप जानते हैं, और ये यौगिक था एसिटिक अम्ल। द्वितीय यौगिक या प्रथम यौगिक, द्वितीय तो संश्लेषित और प्रथम तत्वों द्वारा संश्लेषित। किसके द्वारा? तत्वों द्वारा संश्लेषित, ध्यान देना। अगला प्रश्न। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः निम्नलिखित बंध होते हैं: सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, उपसहसंयोजक बंध और हाइड्रोजन बंध। तो सीधा सा सरल सा प्रश्न है, सिर्फ सहसंयोजक बंध। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। किस यौगिक की कार्बन कार्बन बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? या ये बॉन्ड बनाए गए हैं जिसमें ए में एथेन है सिंगल बॉन्ड, बी में एथीन है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, सी में एसिटिलीन या एथाइन है ट्रिपल बॉन्ड, डी सभी में समान। तो ये तो गलत हो गया। अब कार्बन कार्बन बंध या सिंगल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं, कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ये सबसे मजबूत होता है। दीजिए अगला प्रश्न, ये रहा हमारे पास। C2H6, C2H4 और C2H2 की क्रियाशीलता का क्रम है। हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से अधिक क्रियाशील होता है, और जिसमें पाई बंधों की संख्या अधिक होती है वो सर्वाधिक क्रियाशील माना जाता है, होता है। तो क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ये क्रम जिसमें आएगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो
डी से शुरू करें, सभी में समान रूप से क्रियाशील, गलत। C2H4 अधिक होता है और C2H2 कम होता है, ये भी गलत हो गया। C2H2 अधिक होता है, C2H6 अधिक होता है C2H4 से, ये भी गलत हो गया। अब शेष बचा ए, तो इसको लॉक करें, सेव करें, याद करें, फिर शेयर करें। अगला प्रश्न, एल्काइन में कार्बन कार्बन बंध लंबाई निम्नतम होती है। एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन बंध लंबाई निम्नतम होती, कम होती है, क्योंकि sp संकरित कार्बन में लक्षण अधिक होता है, s लक्षण। sp संकरित कार्बन में इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है। दोनों कथन सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों कथन सही हैं। कार्बन कार्बन बंध लंबाई निम्नतम होने के कारण sp संकरित कार्बन में s लक्षण अधिक है, या ये s लिखा जाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक रहते हैं, इसलिए होता है। ये रहा अगला प्रश्न, दो परमाणविक p कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से बना बंध कहलाता है। परमाणविक p कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन, यानी ये एक p कक्षक और ये दूसरा p कक्षक, जिसने आणविक अक्ष पर या एक अक्ष पर इस तरह से अतिव्यापन किया है, तो इसको हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं। और हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा बंध। और आपका ऑप्शन सही होगा ये। अगला प्रश्न, sp2 संकरित कक्षकों में s तथा p लक्षण क्रमशः होते हैं। sp2 तो आप ऐसा मानिएगा, s और p के लक्षणों का प्रतिशत जो योग है वो 100 है, या p के 2 है और s का 1 है, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास बनेगा, क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा। इसमें s के लक्षण 33% है और p के लक्षण 67% है। ठीक है। अगला प्रश्न, एक s तथा p कक्षक के संकरण के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं एक s और एक p, एक s और एक p। दो कक्षक भाग ले रहे हैं, दो बनेंगे, नाम क्या होगा, जैसे कक्षक भाग लेंगे उसके अनुसार नाम देते हैं। एक s और 3 p होते थे sp3 कहते हैं, एक s और 2 p होते थे sp2 कहते हैं, एक s और एक p है तो क्या कहेंगे, sp कक्षक कहेंगे। ठीक है। अब sp कक्षक कैसे हैं, दो परस्पर लंबवत कक्षक है, नहीं, दो परस्पर लंबवत कक्षक है नहीं, ये एक sp और ये दूसरा sp, इस तरह से, तो ये लंबवत नहीं। 180 डिग्री पर दो कक्षक हैं, हाँ ये बात ठीक है। चतुष्फल के डिस्क टेट्राहाइड्रली अरेंज्ड होते हैं, चार कक्षक ना, दो ही प्राप्त होते हैं, गलत हो गया, ये गलत है। और एक ही तल में तीन कक्षक ना, कक्षक दो ही बनते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, sp2 sp3 और sp कक्षकों में s लक्षणों की प्रतिशतता के बढ़ते क्रम में, इसको ध्यान देना, बढ़ते क्रम में किसके, s लक्षण। तो s लक्षण किसमें अधिक होते हैं, किसमें कम होते हैं, sp में ये एक एक है इसलिए 50% होते हैं, sp2 में ये दो एक है इसलिए 33% होते हैं, और sp3 में 3 एक, यानी ये 3 और ये एक है इसलिए 25% है। अब आप क्रम निर्धारित कीजिए किसमें अधिक है और किसमें कम है, बढ़ते क्रम में करना है। तो हम लिखेंगे sp3 sp2 sp, ये क्रम कहाँ है, sp3 sp2 और sp। ठीक है। ये प्रश्न हमारे पास अगला, ये एक संरचना बनेगी यौगिक की, इस यौगिक में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध उपस्थित है, तो आप गिनकर बता सकते हैं। पाई बंध ऑप्शन में 3 पाई, 6 पाई, 3 पाई, 3 पाई, 3 पाई ज़्यादा बार आया है, इसका मतलब 3 पाई वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके लिए, यहाँ ये सिग्मा 1, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, इसके अंदर से और निकलेगा सिग्मा, और निकलेगा और निकलेगा और निकलेगा और निकलेगा, और यहाँ 3 तो कुल कितने हो गए गिनिएगा, 3 हो गए पाई, 3 क्या हो गए पाई। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए गिने, 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, स, 15 सिग्मा और 3 पाई। ये रहा अगला प्रश्न आपके, HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
कि कार्बन कार्बन एकल बंध में कार्बन परमाणुओं का संकरण है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसका संकरण sp होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका संकरण sp2 होता है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उसका संकरण sp3 होता है। अब हमारे लिए समस्या ये है, प्रश्न ये है, समस्या नहीं है, ये sp3 संकरित है और ये sp2 संकरित है, इनके बीच में वो है बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? sp, ये वाला sp है और वो sp और sp2 जिसमें आएगा, हमारा ऑप्शन ये sp sp2 वाला सही है। ये एक प्रश्न अगला, NCCN, इसको भी NC लिखना चाहिए, ये C और ये N। या NC का मतलब मैंने आपके संकेत के लिए ये लिख दिया, इसके बीच में इस प्रकार के बॉन्ड है, ये पाई है, ये पाई है और ये सिग्मा है। इस यौगिक में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध उपस्थित है, ठीक है ना। आपको ऐसे मामले में रफ वर्क करना चाहिए, गिनने चाहिए। तो पाई कितने, 1 2 पाई, पहले पाई गिन लेते हैं। तो पाई हो गए 2 और 2 4, और 4 या 8 और 1 9। तो 2 पाई किसमें है? 9 पाई वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ये आंसर सही हो गया, ये वाला, ठीक है। अब भले ही सिग्मा गिने तो यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ भी एक सिग्मा है, ये 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 एक सिग्मा है, यहाँ भी एक सिग्मा है, यहाँ भी एक सिग्मा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो गया द। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न निर्जलीकरण CH3CuNH2 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में CH3Cn बनता है, में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था किससे किस में परिवर्तित हुई? कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था, ये CH3 है मित्रों और ये भी CH3 है, तो यहाँ कोई बदलाव हुआ नहीं। ये CuNH2 है, CONH2, और यहाँ पीछे CH3 से क्या बदलाव हुआ है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ध्यान दे लें आप, यहाँ C डबल बॉन्ड O है इसलिए संकरण हो जाएगा sp2, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है इसलिए संकरण हो जाएगा sp3। वहां से उत्तर ढूंढिए, मैं sp3 भूल से बोल गया, sp, उत्तर ढूंढिए sp2 से sp, हमारा उत्तर है ये। इस प्रकार के प्रश्न कई प्रीवियस परीक्षा में, एम्स में, नर्सिंग में, RUHS नर्सिंग में, नीट एग्जाम्स में और विभिन्न RPC द्वारा आयोजित एग्जाम्स में, SSC द्वारा आयोजित विज्ञान परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सरल थे लेकिन बहुत सहजता से गलत हो सकने वाले प्रश्न भी हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।